चलिए भाई, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखिए, आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं। आ, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वॉइस नरेशन के क्वेश्चंस को। ठीक है, ये जो हम आज के असाइनमेंट में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये किसी मेंस के पेपर के हैं। मुझे लगता है शायद सीजीएल मेंस के पेपर के क्वेश्चंस होंगे और केवल वॉइस एंड नरेशन के हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चंस हैं वॉइस के। हालांकि पेपर में आते हैं 20, लेकिन 5 हमने और इंक्लूड कर लिए किसी एक पेपर से। और 25 क्वेश्चंस होंगे नरेशन के। तो जब हम कंपटीशन एग्जाम्स के लिए नरेशन और वॉइस पढ़ते हैं तो ज्यादा नंबर के आते हैं, इसलिए भले हमें लगता है ये इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है कि जब हमने बाकी टॉपिक्स अच्छे से पढ़ रखे होते हैं तो बहुत आसान होते हैं। ठीक है, इनको कैसे क्वेश्चन हॉल में करना है, मतलब किस तरीके से इनको अटेम्प्ट करना है, बस आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे। मतलब नथिंग स्पेशल अबाउट, कुछ खास नहीं है आज की क्लास में। बस हमें देखना है कि वॉइस नरेशन के क्वेश्चंस को करना कैसे है। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग सभी को। हालांकि ये बात तुम लोग पहले से भी जानते होगे, लेकिन फिर भी देखो। आ, देखो, सबसे पहले क्वेश्चन हमने लिखा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हैं। हम्म, अब देखो, जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा, राकेश सेज कैन यू प्रिपेयर कप ऑफ टी फॉर मी। तो शुरुआत हमेशा क्या करो, रिपोर्टिंग वर्ब से। अब जैसे हमने रिपोर्टिंग वर्ब में देखा कि हमने सेज वर्ब लिख रखी है। ठीक है, सेज का मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का तो टेंस चेंज होगा नहीं। तो जिन ऑप्शंस में कुड लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कोड लिखा हो ना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग और प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। ये ऑप्शन गलत हो गया। चलो, उसके बाद में दूसरी चीज देखो, ये जो हमने सेज लिखा है ना, ये रिपोर्टिंग और हमारी प्रेजेंट में है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं चेंज होता है। ये जो हमने आस लिखा है पास्ट इंडेफिनिट है, ले ये भी गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद में कैन यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी सुनीता। ठीक है, ये क्वेश्चन है, भले ये रिक्वेस्ट है लेकिन इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है। चूंकि क्वेश्चन की फॉर्म में लिखी गई रिपोर्टेड स्पीच है तो टेल्स रिपोर्टिंग वर्ब नहीं यूज हो पाएगी। ये आंसर। तो अब ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि हमने जैसे सीखा था कि टेंस कैसे चेंज होता है, ये कैसे चेंज होता है, वो कैसे चेंज होता है, ठीक है, इस तरीके से इसको चेंज कर देना है। हरि ओम प्रभु दीनदयाल। ठीक है, तो ये बस ये बेसिक बातें ध्यान रखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज होते हैं, कब चेंज होते हैं, कब नहीं चेंज होते हैं, बस अपने आप सब सही हो जाते हैं। यहाँ पे टेल्स गलत हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे टेल्स भी हालांकि गलत हो गया और एक कुड भी गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने रिपोर्टिंग वर्ब की टेंस चेंज कर दी, रिपोर्टिंग वर्ब की कभी टेंस चेंज होती नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, वही आंसर हो सकता था, ये आंसर हो गया। और देखो, द प्राइम मिनिस्टर said at a meeting there is no need of a working president for the party now। चलो आंसर बताओ। अपने आप जानो जाके भैया, प्रदीप जैन। काबिल हो ही तुम्हें मैं क्या बताऊं। आंसर बताओ बाकियों का। अब देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन हैं। मतलब ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिस तरीके के पेपर में आते हैं। देखो, यहाँ पे हमने एट अ मीटिंग लिखा है, एट प्रिपोजिशन है, मीटिंग इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो एट अ मीटिंग है ना, ये एडवर्ब फ्रेज है वेयर का रिप्लाई। ठीक है, अगर ये एडवर्ब फ्रेज है तो यहाँ तो देखो हमने मीटिंग को टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया, ये तो मीनिंग बदल जाएगा, ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ भी हमने टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया मीटिंग को, मीनिंग बदल जाएगा, ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर हमने मीटिंग को एड्रेस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया, ये भी मीनिंग बदल जाएगा, ऑप्शन गलत हो गया। यही एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें हमने एट अ मीटिंग लिख रखा है, तो कायदे से यही सही होना चाहिए। बाकी चाहो तुमने पूरा पढ़ के भी देख लो। द प्राइम मिनिस्टर सेड एट अ मीटिंग देयर इज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर द पार्टी नाउ। ठीक है, द प्रेसिडेंट said at a meeting that there was no need of a working president for the party then। तो सारे चेंजेस भी सही किए गए, तो ऑप्शन हमारा बी हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो गया। अभी जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये सब हमें ध्यान रखनी है। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट पेज। हरिओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। ठीक है, ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, किसी को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि भाई चुप रहे और जो स्पीकर है उसकी बातों को सुने। अब सबसे पहले एक चीज देखना, ये सेड टू देम जो हमने इनडायरेक्ट में लिखा है तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, टोल्ड के साथ में टू प्रेपोजिशन नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, जो कि नहीं लिखा तो ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास ये दो ऑप्शन बचे, ए और बी, इनमें से बताओ कौन सा आंसर होगा। ए और बी हमारे पास दो ही ऑप्शन है, लेकिन इनमें से कौन सा आंसर होगा वो बताओ। हरिओम। बी। अब देखो पता है क्या होगा, इसमें अगर हम ए ऑप्शन टिक मार दें, ही आस्क्ड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, ठीक है, तो जो टू बी क्वाइट हमने लिखे ना, नॉन फिनिट वर्ब है, इन्फिनेटिव, हाँ, और आस्क्ड है हमारी मेन वर्ब। अब हमने ये पहले पढ़ रखा होगा कि अगर हम मेन वर्ब के बाद में कोई नॉन फिनाइट वर्ब लिख देंगे तो जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट होगा वही उन दोनों वर्ब का सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब मेन वर्ब का भी और उसके बाद लिखेंगे नॉन फिनाइट वर्ब का भी। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी हम कभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं ना, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हम अपने लिसनर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ करने के लिए, और लिसनर हम खुद नहीं होते। अगर हम ये ऑप्शन टिक कर देंगे, ही आस्क्ड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उस पर्सन ने खुद से ही चुप रहने के लिए कहा, मतलब अपने आप को चुप रहने के लिए और अपनी बात सुनने के लिए कहा। ये बेतुका मीनिंग है। उसने कहा होगा किसी अदर पर्सन से, कौन है वो अदर पर्सन यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ये रहा आंसर। अब इसमें हम देखेंगे यार ये देम कहां से आ गया, देम तो लिखा ही नहीं था क्वेश्चन में, तो इसलिए बताता हूं कि जो वॉइस नरेशन होते हैं, किसी भी सेंटेंस में वॉइस एंड नरेशन को चेंज करने के मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, मतलब हम किसी कई तरीके से उसे चेंज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना होता है कि जो हमें चार ऑप्शंस दिए गए ना, उनमें से हमें उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है जो ग्रामर के हिसाब से और हमारे मीनिंग, मीनिंग का मतलब जो लॉजिक वहां पे कन्वे हो रहा था उसके हिसाब से सही हो, जो ग्रामेटिकल हो, लॉजिकल हो और सेम मीनिंग कन्वे करता हो। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने जो पहले से तरीका सोच रखा है या आपने जो याद कर रखा है, हो सकता है वो वहां पे ना हो रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, मतलब बीइंग डिफरेंट इज नॉट बीइंग रॉन्ग, डिफरेंट होना गलत होना नहीं होता है। तो उन चार ऑप्शंस में से जो ऑप्शन ग्रामेटिकली करेक्ट है, जो लॉजिकल है और हमारे उसी मीनिंग को कन्वे कर रहा है, वो आंसर है। ठीक है, तो भले ही यहाँ पे लिखा ना हो ये सेड, लेकिन इतना तो कॉमन सेंस सबको ही होता है कि भाई अगर कोई पर्सन किसी को ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करेगा तो कोई तो उसका लिसनर होगा। मान लो यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख दिया, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, तो हमारा आंसर हो गया बी, ही आस्क्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। ठीक है, हरि ओम प्रभु। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने लिखा अनिल सेड अली डिजर्व द प्राइज। ठीक है, देखो आंसर इसका। अब देखो यहाँ पे समझना एक चीज, ये जो हमने डिजर्व्ड लिखा है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, रिपोर्टिंग और पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग और पास्ट में तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना पड़ेगा। डिजर्व्ड पास्ट इंडेफिनिट अगर चेंज करोगे तो पास्ट परफेक्ट लिखना पड़ेगा। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है नहीं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है नहीं, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है नहीं, एक ही टेंस है जो पास्ट परफेक्ट में, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चंस। तो हम लिख देंगे अनिल सैड, ठीक है, दैट अली हैड डिजर्व द प्राइज। ये पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं ना कंपेटिवली आसान होते हैं, हम तो तब भी थोड़ा इधर उधर के घुमा घुमू के पढ़ लेते हैं, जिससे कि मतलब इन केस कभी आ जाए, ठीक है, तो वो भी हो जाए। अब देखो, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। अब मे गॉड ब्लेस यू लिखा हुआ है, ठीक है, जब इसको चेंज करोगे तो गॉड माइट ब्लेस हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा ना। एक ही ऑप्शन है जिसमें ध्यान से देखो माइट लिखा हुआ है, इसमें तो लिखा ही नहीं माइट, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। इसमें विल लिखा है मेन क्लॉज पास्ट में, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में विल तो आएगा ही नहीं। मे का पास्ट फॉर्म वुड नहीं होता, माइट होता है, तो ये सारे ऑप्शन अपने आप गलत हो गए, ये ऑप्शन सही हो गया हमारा।
ठीक है, हाँ। तो इसका आंसर आ जाएगा फिफ्थ का डी, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। ठीक है, लो इसका आंसर अपने आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ। हरिओम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बच्चों अपने आप बताओ। अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस समझना, ये हमने मेन क्लॉज सारे सेंटेंस की पास्ट में लिख रखी है। ठीक है, अगर मेन क्लॉज पास्ट में है तो जो हमने इज ब्रोकन लिखा है ये तो गलत हो गया, क्योंकि अगर मेन क्लॉज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में तो आएगी नहीं। उसी तरीके से ये भी गलत हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए गलत, क्योंकि इनमें हमने क्या किया, मेन क्लॉज लिखी है पास्ट में, सबऑर्डिनेट क्लॉज लिख दी प्रेजेंट में, जो कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन हो गए गलत। अब आते हैं इन दोनों में। इन दोनों में अगर हम देखें तो टोटल डिफरेंस क्या है, कि यहाँ पे हमने कंजंक्शन यूज किया है लास्ट क्लॉज से पहले, एज इट वाज ब्रोकन। ठीक है, यहाँ पे हमने जो लास्ट क्लॉज है वो बिना कंजंक्शन के लिख दी। अब ध्यान क्या रखना है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हर एक क्लॉज के लिए हमें कंजंक्शन लिखने पड़ते हैं। भाई जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो हर एक क्लॉज को कंजंक्शन में चेंज करोगे, कंजंक्शन से लिखोगे कनेक्ट करके। इसमें एज कंजंक्शन लिख रखा है, इसमें नहीं लिख रखा है। अब चूंकि इसमें कंजंक्शन नहीं लिख रखा, बिना कंजंक्शन के क्लॉज लिख रहे होते, गलत हो गया, ये सही हो गया। देखो, छोटी सी बात और बताता हूँ। ये जो हमारे वॉइस और नरेशन चैप्टर्स होते हैं ना, ये कॉमन एरर्स होते हैं, कॉमन एरर्स। इनमें और कॉमन एरर्स में बाकी जो आते हैं पेपर में, उनमें डिफरेंस बस इतना होता है कि जब हमारे पेपर में कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं ना, फाइंड द एरर वाले, तो उसमें हमें पता नहीं होता कि उस क्वेश्चन में मिस्टेक किस चीज की होगी। वर्ब का होगा मिस्टेक, टेंस का होगा, प्रेपोजिशन का होगा, कंजंक्शन का होगा, एडवर्ब का होगा, नहीं पता होता। वॉइस नरेशन में क्या होता है कि हमें एक सेंटेंस दे रखा होता है रेफरेंस के लिए, और चार ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो हमें उस सेंटेंस को रेफरेंस मान के ये पता लगाना होता है कि इन चारों में से कौन सा सही है। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब ये जो चार होते हैं इनमें से कोई एक ही सही होता है, तीन गलत होते हैं। वो जो तीन गलत होते हैं उनमें मिस्टेक्स क्या होती हैं? उनमें मिस्टेक वही होती है, अभी टेंस गलत होगा, कंजंक्शन गलत होगा, वर्ब गलत होगी, वॉइस गलत होगा, प्रेपोजिशन गलत होगी, एडवर्ब गलत हो गया, एडजेक्टिव गलत होगा, प्रोनाउन गलत होगा, यही मिस्टेक्स होती। तो वॉइस नरेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कॉमन एरर्स होते हैं। जब हमें बाकी सारे चैप्टर्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं ना, तो ये अपने आप बड़ी आसानी से होते हैं। अच्छा, जब बाकी क्लियर नहीं होते तब हम तुक्केबाजी करते हैं। ठीक है, क्योंकि तब हमारे पास में कॉन्सेप्ट्स होते नहीं है, फिर हम तुक्का मार मार के देखते हैं कि ये वाला सही लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है। तो जो भी हमने आज तक पढ़े हैं पीछे के सारे चैप्टर्स, वो बढ़िया से रिवाइज करना, क्योंकि वो एकदम क्लियर होंगे ना, तो इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ये हमारे सिलेबस का सबसे आसान पार्ट होता है, वॉइस नरेशन। वॉइस नरेशन हमारे कंपटीशन के सिलेबस का सबसे आसान पार्ट होता है। अब देखो, वेल वेल ही सेड अ स्ट्रेंज मैन। ठीक है, मतलब वेल वेल का मतलब होता है अप्रूवल, कि कोई पर्सन है उसने ये बात मान ली है, ठीक है, कि हाँ भाई पर्सन स्ट्रेंज है। अ स्ट्रेंज मैन मतलब आदमी अजीब है। अब देखो, अ स्ट्रेंज मैन सेड वेल वेल, मीनिंग बदल गया। इसका मतलब हो गया किसी स्ट्रेंज मैन ने कहा कि वेल वेल, जबकि स्ट्रेंज मैन ने कहा, ही ने कहा। ठीक है, तो ये इसलिए गलत। अच्छा, इसमें देखो मेन क्लॉज पास्ट में, तो ये इज आएगा, ये ऐसे ही गलत हो गया। भाई मेन क्लॉज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट तो आएगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट ही वॉज अ स्ट्रेंज मैन, हालांकि आंसर हो सकता है। ऑब्जर्व करना मतलब किसी चीज को फाइंड करना। ठीक है, तो ही ऑब्जर्व दैट ही वॉज ए स्ट्रेंज मैन, ये वो मीनिंग हो सकता है जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं फोर्थ को। ही कमेंटेड दैट द स्ट्रेंज मैन वॉज वेल, ये तो मीनिंग बदल गया। ऐसा तो उसने नहीं कहा कि स्ट्रेंज मैन वेल था। और पहली बात देखो, यहाँ पे द आर्टिकल लिख रखा है, यहाँ पे देखो आर्टिकल ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम ध्यान से अगर देख पाए ना, तो अपने आप पता चल जाता है कि सही ऑप्शन कौन सा है। ये रहा आंसर सही, ही ऑब्जर्व दैट ही वॉज ए स्ट्रेंज मैन। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ये, मतलब सी ऑप्शन हो गया। अरे
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही सेड आई एम कमिंग टुमारो, इसका आंसर अपने आप बताओ। ही सेड आई एम कमिंग टुमारो। सी, डी, सारे ऑप्शन टिक मार देते हो, कोई अपना डी बोलेगा, कोई, अच्छा ज्यादातर ने डी बोला है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, एम कमिंग लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना पड़ेगा। अब इसमें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे टुमारो लिखा है, तो इसको द नेक्स्ट डे लिखना पड़ेगा। इसमें तो द नेक्स्ट डे लिखा नहीं है, तो ये दोनों अपने आप गलत हो गए, ये रहा आंसर। अभी छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं रखोगे तब भी करोगे गड़बड़, तब क्या सीखने का फायदा। मान लो ये चीजें भी हम ना कर पाए तो फिर धिक्कार है हमारी कोचिंग पढ़ने पे। फिर बस हम ये गिनते रहें कि व्यू कितने मिले, टाइम कितना मिला। पढ़ने वाले बच्चे एक बार में पढ़ लेते हैं, और नहीं पढ़ने वाले वो सब यही चीजें टंट घंट करते रह जाते हैं। बहुत सा बच्चा रहेगा ना, वो जिंदगी भर ये पूछता रहेगा कौन सी किताब पढ़ेंगे, लेगा एक भी नहीं। उसको बता दो कि भाई ये किताब लेके पढ़ लो, पढ़ेगा एक भी नहीं, लेकिन पूछता हमेशा रहेगा। मतलब हिसाब किताब सारा है, ठीक है। पढ़ाई क्या करो बच्चे, छोटी छोटी बातें होती हैं, एक बार में समझ में नहीं आएंगी इस उम्र में, तो धिक्कार है हमारे पढ़ने लिखने पे। हमने अपनी पढ़ाई लिखाई के कई साल स्कूल कॉलेज में गुजार दिया, और फिर भी हम बात को एक बार में समझ ना पाए, एक बार में हम जान ना पाए, तो फिर क्या पढ़ाई लिखाई का फायदा निकला। 9 देखो, ही सेज द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब सबसे पहले एक चीज देखना है यहाँ पे, द सन राइजेज इन द ईस्ट जो है, ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, पहली बात। दूसरी बात, ही सेज जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट में, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो हम मेन क्लॉज का टेंस पास्ट तो लिख नहीं सकते, तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो गए, ठीक है। उसके बाद में द सनराइजेज इन द ईस्ट, जो कि यूनिवर्सल फैक्ट है, तो हम उसका टेंस नहीं चेंज कर सकते, तो हैज रीजन अपने आप गलत है। ये लो आंसर हो गया। जब ये पता चल जाए ना कि तीन गलत हैं, तो जो फोर्थ बचता है वो आंसर ही होता है, उसको टिक मार ही दिया करो। और वैसे अगर टाइम बच जाए, जो इंग्लिश के पेपर में टाइम हमेशा बच जाता है, तो अपना टैली करके भी देख सकते हो। नहीं तो जब ये कंफर्म हो कि हाँ भाई ये तीन तो गलत है ही है, तो जो बच गया वो तो आंसर होगा ही होगा, उसे टिक मार दो। नेक्स्ट देखो, ही सेड हाउ आई विश दे वुड कम। हाउ आई विश दे वुड कम, चलो इसका आंसर बताओ। हाउ आई विश दे वुड कम, इसका आंसर बताओ। सही है, कीप कमेंटिंग। अब देखो इसे समझना। अब यहाँ पे हमने लिखा ही एक्सक्लेम्ड हाउ ही विश, तो पहली बात तो हाउ आएगा नहीं, क्योंकि जब हम हाउ का यूज एक्सक्लेमेशन के लिए करते हैं ना, तो इसे ड्रॉप करना पड़ता है। भाई हाउ का यूज अगर हम क्वेश्चन के लिए करें तब तो हम इसे कंजंक्शन बना लेते हैं, लेकिन जब हम इसे एक्सक्लेमेशन के लिए यूज करते हैं तो हमें ड्रॉप करना पड़ता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये जो वुड कम हमने मॉडल लिखा है, मॉडल चेंज होते नहीं है तो हमने पढ़ ही रखा है, तो जो हमने टू कम लिखा है ये गलत हो गया।
क्योंकि वुड का मॉडल था, उसको मॉडल फॉर्म में लिखना था, तो ये गलत हो गया। उसके बाद ए और बी में से हमें डिसाइड करना है। अब ए में लिखा ही एक्सक्लेम्ड दैट ही विश्ड दे वुड कम, और इसमें लिखा ही एक्सक्लेम्ड होपफुली दैट दे वुड कम। ठीक है। अब ये जो हमने वर्ब लिखे ना आई विश, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, इसको चेंज करोगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने एक्सक्लेम्ड होपफुली लिखा है ना, वो विश वाला हमारा मीनिंग अधूरा हो गया। हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाओ, मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। इसमें मीनिंग चेंज हो गया, वो विश वर्ब जो थी ना, जो पर्सन विश कर रहा था, उसका रेफरेंस ही खत्म हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो लिखो ही एक्सक्लेम्ड दैट ही विश दे वुड कम। तो मतलब उसने ऐसा एक्सक्लेम किया कि वो विश करता था कि वो वापस आ जाएंगे, तो उसकी ऐसी विश थी कि वो वापस आ जाएंगे। 11th देखो। The teacher said to the children, the sun always sets in the west. The teacher said to the children, the sun always sets in the west. The teacher said to the children, the sun always sets in the west. इसका एक बार आंसर बताना तुम लोग। अब देखो यहाँ पे समझना, ये जो हमने टोल्ड वर्ब लिखी बिना ऑब्जेक्ट के, ये गलत हो गई। ठीक है। क्योंकि हमारी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस है, तो ये आस्क हमारा गलत हो गया। ये दो तो अपने आप ही गलत हो गया। ठीक है। यहाँ टोल्ड का तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा इसलिए गलत, और रिपोर्टिंग वर्ब जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस हो तो हमें आस्क यूज करनी चाहिए, हमने टोल्ड यूज कर रखी तो इसलिए गलत हो गया। इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। ठीक है। अच्छा, द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट यूनिवर्सल फैक्ट है, तो टेंस चेंज होगा नहीं। यहाँ देखो हमने टेंस चेंज कर दिया, ये सेट जो है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ये रहा हमारा आंसर। हम यहाँ पे धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं जिससे बेसिक बातें तुम्हें बताई जा सके, नहीं तो इतनी देर में तो 100 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए होते। ठीक है। तो इन चीजों को भी हम धीरे धीरे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि तुम्हें ये दिखाई पड़े कि हाँ भाई ये चीजें हमें टैली करनी है पेपर वाले दिन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, द स्ट्रेंजर सेड टू द बॉय, कैन यू टेल मी द वे टू राजभवन। बताओ आंसर इसका। कैन यू टेल मी द वे टू द राजभवन। देखो, द स्ट्रेंजर सेड टू द बॉय टू पॉइंट राजभवन टू हिम, ये तो मीनिंग ही बदल गया। उसने राजभवन को पॉइंट करने के लिए नहीं कहा, उसने राजभवन का रास्ता बताने के लिए कहा, तो ये मीनिंग बदल गया, ऑप्शन गलत हो गया। द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड द बॉय टू टेक हिम टू राजभवन, ये भी मीनिंग बदल गया। ठीक है। द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड द बॉय टू शो हिम राजभवन, ये भी मीनिंग बदल गया। अब जब ये कंफर्म हो ना, ऊपर वो लिखे हुए तीनों गलत हैं, तो ये आंसर टिक, इसको कर ही दो टिक, क्योंकि तभी आंसर हो ही जाएगा भाई। तीन गलत है तो चौथा तो सही होगा ही होगा। तो आंसर हमारा है डी, इसका आंसर डी हो गया। ठीक है। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों ने कमेंट भी डी ही किया था। बढ़िया। देखो, एक मिनट, चलो भाई इसका आंसर तुम लोग अपने आप बताओ। एक मिनट, कुछ ज्यादा बड़ी हो गई, क्या हो गया ये, दिख रहा है? एक यूनिट अपने आप कैसे बढ़ गया? अबे शॉर्ट हो जा। अब सही हो गया? हाँ अब सही है, देखो। एक मिनट, चल। देखो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बड़ा है। फिर भी एक बार पढ़ के देखो तो अपने आप बताओ, तो अगर बता पाओ तो। 13th क्वेश्चन। ठीक है।
अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो हमने वर्ब लिखे ना, ठीक है, डिड ब्रिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और रिपोर्टिंग और हमारी पास्ट में है, तो अगर रिपोर्टिंग और पास्ट में हो और तो हमें टेंस चेंज करने पड़ेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट चेंज करोगे तो पास्ट परफेक्ट लिखना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है, हैड कंडक्टेड। बाकी में देखो किसी में पास्ट परफेक्ट नहीं है। क्लाइम्ड एक तो मीनिंग भी बदल गया, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। हाँ, ब्रॉड लिखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। टुक जो है ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये आंसर हो गया। बस इसमें देखो ध्यान से क्या हुआ कि वर्ब चेंज करके कंडक्ट लिख दिया। तो इतना स्कोप अपने पास से रखा करो कि अगर हम सेम मीनिंग कन्वे करने वाले किसी वर्ड से किसी वर्ड को रिप्लेस कर दें तो उससे मीनिंग बदलता नहीं है, तो वो गलत नहीं होता, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा ब्रिंग यू राइट अप टू टॉप, कि किसी चीज को टॉप पे लेके जाना। मान लो बच्चों को घुमाने ले गए और किसी हिली एरिया में, तो उनको टॉप तक लेके गए। तो इसको कंडक्ट करना भी कहते हैं। जैसे कंडक्टर होता है ना गाड़ियों में, तो वो क्या करता है, कंडक्ट करता है, लीड करता है, ठीक है। पैसेंजर्स को अपने साथ लेके जाता है कहीं भी। तो अगर इस तरीके के कोई चेंजेस हो, मतलब हमने किसी एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से चेंज कर दिया, लेकिन जिस वर्ड से हमने उसे चेंज किया उस वर्ड का भी मीनिंग वही होता है जो पहले वाले का था, तो वो आंसर हमारा सही हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेम वर्ड का ही यूज करना पड़ेगा। चलो भाई इसका बताओ। बाय गॉड आई हैव नॉट चीटेड सेड द बॉय। बाय गॉड का मतलब है स्वेयर करना, कसम खाना, किसने ईश्वर की कसम खा के बात कही है। अब देखो, पहली बात तो ये जो बाय गॉड इसने पर्सन ने कहा है, ये कसम खाई है। तो यहीं पे एक श्योर वर्ब हमने यूज कर रखा, बाकी तो कहीं यूज ही नहीं कर रखा, तो बाकी तो वैसे ही गलत हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी देखो, द बॉय साइड ही विल नॉट चीट, मीनिंग भी बदल गया और ग्रामर भी गलत हो गई, क्योंकि अगर हमने पहले साइड लिख दिया तो ये विल आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, द बॉय एक्सक्लेम्ड बाय गॉड ऑफ नॉट चीटिंग, ये भी एक्सक्लेमेशन भी नहीं है, कसम खाना था, तो ये मीनिंग बदल गया, ठीक है। अच्छा, इन द नेम ऑफ गॉड आई हैव नॉट चीटेड, आई का मतलब होता है स्पीकर। यहाँ पे बात हो रही थी किसी थर्ड पर्सन बॉय की और स्पीकर देखो अपनी बात करने लग गया, तो ये भी मीनिंग बदल गया। तो ये सारे ऑप्शन ही गलत हैं, बस यही आंसर है। द बॉय सॉर दैट ही हैड नॉट चीटेड, मतलब उसने कसम खा के बात कही कि उसने चीट नहीं किया था। नेक्स्ट देखो, वाई डोंट यू सी अ डॉक्टर सैड मिसेस लाल टू नीना। इसका आंसर बताओ तुम ही लोग। वाई डोंट यू सी अ डॉक्टर सैड मिसेस लाल टू नीना। चलो बढ़िया आंसर बताया तुम लोगों ने। अब देखो एक चीज समझना है यहाँ पे। पहली बात तो जो हमने डोंट लिखा है, इसको हम कुडंट से रिप्लेस नहीं कर सकते, गलत, ठीक है। दूसरा हमने लिखा मिसेस लाल डिमांडेड, डिमांड का मतलब होता है किसी से किसी चीज की मांग करना, डिमांड का मतलब होता है मांग करना, ये कोई डिमांड भी नहीं है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब गलत यूज हो रही है, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब की वजह से गलत हो गया, और वो हमारा कुड नॉट की वजह से गलत हो गया। मिसेस लाल एडवाइज नीना टू सी अ डॉक्टर, हालांकि ये आंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं डी ऑप्शन। मिसेस लाल एडवाइज दैट नीना टू सी अ डॉक्टर। अब देखो अगर हम दैट कंजंक्शन लिख देंगे ना, तो इसका तो हमें क्लॉज लिखनी पड़ेगी। क्लॉज का मतलब है पहले आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगा प्रेडिकेट। अब जब हम कोई प्रेडिकेट लिखते हैं ना, तो उसमें हमें मेन वर्ब लिखनी पड़ती है। ये जो हमने टू सी लिखा ना, ये मेन वर्ब नहीं है, नॉन फिनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव, ठीक है। तो ये प्रेडिकेट फॉर्म नहीं कर सकती। अगर इसमें टू सी की जगह सी लिखा होता ना, तो ये प्रेडिकेट बन जाता और हम इस सी को मानते प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड की वर्ब, क्योंकि हमारी मेन क्लॉज में वर्ब एडवाइज लिखी हुई है, तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड यूज कर सकते हैं।
तो अगर यहाँ पे टू नहीं लिखा होता तो ये भी आंसर हो जाता। अब चूंकि टू लिख रखा है तो ये आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि मेन वर्ब हमने लिख नहीं रखी, तो प्रेडिकेट बनेगा नहीं, तो ये आंसर हो गया गलत। ये रहा आंसर। अब ध्यान से देखो, ये जो हमने लिखा ना, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, और हमने पढ़ा था कि इन्फिनेटिव्स का यूज हम तब करते हैं जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो कोई क्या नाम, इंपेरेटिव सेंटेंस। और ध्यान से देखो, भले ये हमने क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रखा हो, लेकिन एक्चुअली एक सजेशन है। ठीक है, मिसेस लाल सेड टू नीना, ठीक है, व्हाई डोंट यू से डॉक्टर, कि डॉक्टर से क्यों नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये सजेशन है, ये इंटरोगेशन नहीं है। क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये हमने मॉडल्स में पढ़ा था कि क्वेश्चंस ऐसा नहीं होता कि अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ वो केवल इंटरोगेशन के पर्पस के लिए यूज हो रहा है। क्वेश्चंस का यूज हम इंटरोगेशन के लिए करते हैं, ठीक है, ऑफर्स के लिए भी करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, ठीक है, परमिशन के लिए भी करते हैं, सजेशन के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भले ही एक क्वेश्चन लिखा हो, लेकिन एक्चुअल में एक सजेशन, मतलब एक एडवाइस है, तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन सी है ना, ये आंसर हो गया। ठीक है, बाकी अनग्रामेटिकल भी है, नहीं मान लो इसे सही मानोगे तो बाकी गलत भी तो है सारे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चंस केवल इंटरोगेशन के लिए नहीं यूज होते, वी कैन यूज देम फॉर अदर पर्पस ऑल्सो। नेक्स्ट देखो, शी सेड माई सिस्टर वॉज हियर 10 days ago बट शी इज नॉट हियर नाउ। चलो आंसर बताओ अपने आप। अब देखो, यहाँ पे समझना एक चीज, पहले तो ये ऑप्शन गलत, टोल्ड, बिना ऑब्जेक्ट के। ठीक है, चलो अभी भी 3 बज गए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने वॉज हेयर लिखा हुआ है, तो इसको चेंज करके हमें वॉज देयर लिखना पड़ेगा। वॉज देयर लिखना पड़ेगा, यहाँ वॉज देयर नहीं लिखा, ऑप्शन गलत। ठीक है, अच्छा, वॉज को हैड बीन देयर लिखना पड़ेगा, यहाँ हैड बीन देयर नहीं लिखा, गलत। ठीक है, यहाँ हैड बीन देयर नहीं लिखा, गलत। यहाँ हैड बीन देयर लिखा लेकिन वो पहले ही गलत हो चुका, तो ये भी गलत। तो अब बचा क्या भाई, वो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा, वही आंसर हो सकता है, ये लो। अब देखो, इंग्लिश के पेपर में हमेशा टाइम बच जाता है, तो चाहो तो अपने टैली करके देख सकते हो। शी सैड दैट हर सिस्टर हैड बीन देयर 10 days बिफोर, अगो का बिफोर हो गया, बट शी वॉज नॉट देयर देन। इज नॉट का, अच्छा ये इज है, गलती से इन हो गया। ठीक है, इज नॉट का वॉज नॉट हो गया, और हियर का देयर हो गया, नाउ का देन हो गया, तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, हाँ, बी ऑप्शन ही तुम लोगों ने मेरे आंसर भी किया है। नेक्स्ट देखो, ही सैड लेट इट रेन एवर सो हार्ड आई शिल गो। अब देखो, एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो हमने शैल पढ़ा था ना, ये हमने पढ़ा था शैल का यूज हम करते हैं तब व्हेन वी आर मेकिंग सम सेंटेंस विच वी आर श्योर ऑफ, जिसको लेकर हम श्योर हो। तो अगर हम ये कह रहे हैं लेट इट रेन एवर सो हार्ड, तो इसका मतलब चाहे बारिश कितनी भी तेज हो जाए, आई शैल गो। तो इसका मतलब अगर बारिश तेज होगी तो आदमी नहीं जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि मैं तो जाऊंगा, तो इसका मतलब बारिश के तेज होने की डिग्री से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हार्ड हमने लिखा ना, एडवर्ब डिग्री होता है, तो इसका मतलब बारिश की डिग्री चाहे कोई भी हो, ये पर्सन जाएगा जरूर, तो इसका मतलब ये इस पर्सन का डिटर्मिनेशन है। अब ध्यान से देखो, एक ही ऑप्शन है जो इस मीनिंग को कन्वे कर सकता है, डिटरमिन्ड। सजेशन तो पहली बात है ही नहीं, क्योंकि सजेस्ट तो किसी को कर ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये जो बी ऑप्शन है, इसमें हमने यहाँ पे वर्ब साइड लिख रखी है, यहाँ पे वर्ब रेंस लिख रखी है, ऐसे ही गलत हो गया, अनग्रामेटिकल है ना, क्योंकि मेन क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट क्लोज में रेंस तो आएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद में हाउएवर कहाँ से आ गया इसका पता ही नहीं। ठीक है, माइट कहाँ से आ गया उसका पता ही नहीं। तो ये सब ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो गए, एक ही आंसर है, ही वॉज डिटरमिन टू गो इवन इफ रेन सो हार्ड, चाहे कितनी भी तेज बारिश हो जाए, ठीक है, वो जाने के लिए डिटरमिन था। चलो भाई, इसका आंसर अपने आप बताओ। सही था तुम्हारा, हाँ सही, बहुत अच्छी बात बच्चा है।
चलो इस क्वेश्चन का भी सही बताओ फिर। तुम्हारा वो आंसर सही था तो इसको भी सही करके बताओ। सी डी, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना। एक क्वेश्चन है हु आर यू, एक क्वेश्चन है वेयर हैव यू कम फ्रॉम। ये दो क्वेश्चन है हमारी रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है। अब चूंकि दो क्वेश्चन है, हु आर यू, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, अच्छा सेट द लिटिल बॉय टू हिम, ये सेट वर्ब लिखी है ना। अब देखो हु आर यू को चेंज करोगे जब हिम के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा हु ही वॉज। हु ही वॉज, ये ऑप्शन है, इसमें लिखा हु ही वॉज, इसमें लिखा हु ही वॉज, इसमें लिखा हु ही वॉज, इसमें लिखा हु ही वॉज। ठीक है। उसके बाद में वेयर हैव यू कम फ्रॉम, इसको चेंज करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अच्छा फिर दोनों कंजंक्शन जोड़ने के लिए कंजंक्शन भी लिखना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा एंड वेयर ही हैड कम फ्रॉम, एंड वेयर ही हैड कम फ्रॉम, ये लिखा, एंड वेयर ही हैड कम फ्रॉम। ठीक है। हालांकि यहां पर भी लिखा हुआ है वेयर ही हैड कम फ्रॉम, लेकिन यहाँ पे एंड के साथ में देखो अननेसेसरली एक कंजंक्शन दैट यूज कर दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है। यहाँ तो हैड ही कम फ्रॉम लिखा ही नहीं है। ठीक है। आस्क वर्ब दोबारा लिख दी। अच्छा पहली बात तो एक्सक्लेमेशन नहीं था, एक्स वर्ब यहीं पे ऑप्शन गलत हो गया। तो जब ये गलत हो गया एक्सक्लेमेटिव की वजह से, ये गलत हो गया अननेसेसरली दैट यूज करने की वजह से, ये गलत हो गया क्योंकि इसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं लिखा, भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैव यू कम, तो पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ेगा, इसमें तो पास्ट परफेक्ट बनाया नहीं, तो ये टेंस गलत हो गया, तो ये हमारा आंसर, मतलब इसका आंसर सही है डी। ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। बेसिक से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वॉइस नरेशन इतना आसान होता है लेकिन फिर भी पता नहीं, बहुत आसान होता है। बस बातें सारी ध्यान रखनी पड़ती हैं पूरे सिलेबस की, सिलेबस में पढ़ी गई एक एक बात को हमें ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। देखो एक चीज समझना, एक्सक्लेम्ड वर्ब गलत हो गई क्योंकि वो एक्सक्लेमेशन नहीं है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। अच्छा, टोल्ड स्टूडेंट दैट हेल्थ वाज वेल्थ, ये जो हमने वाज वेल्थ वाले दो ऑप्शन लिख रखे हैं ये भी दोनों गलत हो गए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ एक प्रोवर्ब है, उसका टेंस चेंज होगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है। ठीक है। जब वो सारे गलत हो गए तब ये तो सही हो गई होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। फिर से देखो समझ लो, चूंकि रिपोर्टेड स्पीच एक असर्टिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, तो इसलिए हम एक्सक्लेम वर्ब लिख नहीं पाएंगे, ये गलत हो गई। हेल्थ इज वेल्थ एक प्रोवर्ब है, हम उसका टेंस चेंज नहीं कर सकते, इसमें हेल्थ वाज वेल्थ लिख रखा है, इसमें भी लिख रखा है, तो ये दोनों ऐसे ही गलत हो गए, तो ये तीन जब गलत हो गए तो फोर्थ बचा, वही हमारा आंसर हो गया। हरिओम। नेक्स्ट देखो, द चाइल्ड सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। अब ध्यान से देखो ये एक्सक्लेमेशन है, चूंकि एक्सक्लेमेशन है तो ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत। भाई अगर वो एक्सक्लेमेशन है तो रिपोर्टिंग वर्ब को हमें एक्सक्लेम लिखना पड़ेगा, तो ए और सी दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है। उसके बाद में लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। अब इसमें लिख रखा है दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट, इसमें लिख रखा है दैट इट हैज टू बी अ ब्यूटीफुल साइट। अब एक तो मीनिंग बदल गया इसलिए वाला ऑप्शन गलत, दूसरा अनग्रामेटिकल भी है, अगर हमने मेन क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख दिया तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में हैज टू तो आएगा नहीं, तो ये लो ऑप्शन गलत हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोहन विल से आई वांट टू पर्सन्स टू असिस्ट मी। मोहन विल से आई वांट टू पर्सन्स टू असिस्ट मी। अब देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है। ठीक है। तो हमें पता है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस तो चेंज होता नहीं, तो सेज वाला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है। ये सेज वाला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद में
आई वॉन्ट जो हमने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो जब इसे चेंज करोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रखना पड़ेगा। इसमें देखो फ्यूचर इंडेफिनिट बना दिया, इसमें भी फ्यूचर इंडेफिनिट बना दिया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी रिपोर्टिंग और प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज करते, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे गलत हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा टू पर्सन्स वांट, यहाँ पे सब्जेक्ट था हमारा आई, उसको चेंज करके मोहन के अकॉर्डिंग ही लिखना चाहिए था, यहाँ पे टू पर्सन्स लिख दिया, तो ये सब्जेक्ट गलत लिख दिया, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो जब वो तीनों गलत हो गए तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डी, मोहन विल से दैट ही वांट्स टू पर्सन्स टू असिस्ट हिम, ये आंसर हो गया। ठीक है, आई जो है ना ये फर्स्ट पर्सन है, मोहन के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो ये ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें टू पर्सन्स लिख रखा था सब्जेक्ट, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, ही सेड व्हाई डिड यू गिव अप योर जॉब। अब देखो डिड यू गिव अप लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज करोगे तो पास्ट परफेक्ट लिखना पड़ेगा। हैड गिवन अप, एक ही ऑप्शन है जिसमें हैड गिवन अप दे रखा है, बाकी तो किसी में हैड गिवन अप लिखा नहीं है, तो जिसमें हैड गिवन अप लिखा है वही हमारा आंसर हो गया। ले लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शी सेड आई रियली विश आई हैड बॉट दैट न्यू कार। ठीक है, अब देखो ये जो विश हमने लिखा ना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, हैड बॉट पास्ट परफेक्ट टेंस की है। ठीक है, तो हैड बॉट जो पास्ट परफेक्ट है उसे तो हम चेंज कर नहीं सकते। ठीक, अच्छा इसमें देखो हेड बॉट को वुड बाई लिख दिया तो ये गलत हो गया, इसमें बॉट लिख दिया तो ये गलत हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं हो सकता, तो उसको चेंज नहीं करना था, तो ये दोनों ऑप्शन अपने आप गलत हो गए। ठीक है, उसके बाद में जो विस वर्ब है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, अगर हम इसे चेंज करेंगे तो हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा, जैसे कि ये हेड विस जो पास्ट परफेक्ट लिखा है ये भी गलत हो गया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, हरिओम। नेक्स्ट देखो, राम सेड आर यू रियली सीरियस अबाउट बिकमिंग अ पायलट सन। ठीक, हरिओम। देखो आज के बाद में टू लिखा गलत हो गया, आज ट्रांसिटिव वर्ब होती प्रिपरेशन टू नहीं आएगी, तो ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब आस्क लिख रखा है तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, ये गलत हो गया। ठीक है, ये दोनों अपने आप गलत हो गए। उसके बाद में इफ्स में हमने कंजंक्शन इफ लिख रखा है, इसमें ध्यान से देखो कंजंक्शन नहीं लिखा, बिना कंजंक्शन के तो हम दोनों क्लॉज को कनेक्ट कर नहीं सकते, तो बिना कंजंक्शन के इसे हम लिख रहे हैं तो ये भी गलत हो गया, ये आंसर है। ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं और ये इतने आसान होते हैं कि 5 मिनट में सारे वॉइस मतलब सारे नरेशन के क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। नेक्स्ट देखो, फिर हमने लिखा सी सेड टू हर फ्रेंड व्हाट कैन आई डू टू हेल्प यू। ठीक है, यहां देखना इस सेड टू जो हमने लिखी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होता, ये जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दिया और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दिया दोनों गलत हो गए, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो हमने लिखा ना व्हाट कैन आई डू टू हेल्प यू, ये वर्ड डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है, क्वेश्चन के लिए यूज किया गया, यही कंजंक्शन बन जाएगा, तो जब ये वर्ड कंजंक्शन बन जाएगा तो इस दैट की हमें जरूरत नहीं है, ये गलत हो गया, तेरा आंसर हमारा। शी आस्क्ड हर फ्रेंड व्हाट शी कुड डू टू हेल्प हर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये लो हो गए नरेशन। अब आ जाओ सीधे वॉइस पे। वॉइस तो बहुत ही ज्यादा आसान होता है, नरेशन में तो चलो इतनी चीजें हमें टैली भी करनी पड़ती हैं, वॉइस में कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपल वर्ब की फॉर्म टैली करते जाओ, सारे आंसर अपने आप पता चल जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, ऐसा समझना। देखो इसमें ना मिटाने और लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, बाकी कुछ नहीं होता। देखो द एनिमीज हैव डिस्ट्रॉयड द जुबा टाउन, हैव डिस्ट्रॉयड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, वॉइस चेंज करोगे तो टेंस तो चेंज होता नहीं है, नरेशन में टेंस चेंज होता है, वॉइस में तो चेंज होता नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट ही रखना पड़ेगा। तो द जुबा टाउन को सब्जेक्ट बनाओगे तो हैव डिस्ट्रॉयड का हो जाएगा हैज बीन डिस्ट्रॉयड, हैज बीन डिस्ट्रॉयड वाला ध्यान से देखो एक ही ऑप्शन है, यही आंसर हो गया, एक ही ऑप्शन ही है हैज बीन डिस्ट्रॉयड वाला, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, ये लो हो गया, अगले में आ जाओ। अब इसमें देखो रोहित हैड रिटन एन ऐसे, हैड रिटन पास्ट परफेक्ट टेंस है, वॉइस चेंज करोगे तो हैड बीन रिटन हो जाएगा, हैड बीन रिटन वाला एक ही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ही है हैड बीन रिटन वाला, वही आंसर हो गया, ये लो। नेक्स्ट में आ जाते हैं। वॉइस तो
मजाक होते हैं एक तरीके से, कंपटीशन के पेपर में तो पूछने नहीं चाहिए। हैड टू ऑन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस चेंज करोगे तो हैड बीन टॉन लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, हैड बीन टॉन वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक है, बाकी तो किसी में हैड बीन टॉन लिखा नहीं है, तो बाकी सारे ऑप्शन अपने आप गलत हो गए। ठीक है, ये आंसर हो गया सी। उसके बाद देखो, द वर्ड कैन नॉट बी अटर्ड। अब देखो, जो कैन नॉट बी अटर्ड हमने लिखा ना, ये ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब सॉरी, ये पहले से पैसिव है। जब हम इसे एक्टिव बनाएंगे ना, तो हमें कैन नॉट अटर लिखना पड़ेगा। कैन नॉट अटर ये तो है नहीं, गलत। ये भी नहीं है, ये भी गलत। अच्छा, दिस वर्ड को द वर्ड देखो इसमें लिख दिया, तो दिस वर्ड को द वर्ड लिख दिया, ये भी गलत। तो ये आंसर हमारा, ठीक है। उसके बाद देखो, द नेशनल एंथम इज बीइंग संग बाय जशन। अब देखो, ये जो इज बीइंग संग हमने लिखा है ना, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब है। पैसिव वॉइस में एक्टिव बनाओगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज सिंगिंग आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें इज सिंगिंग लिखा हुआ है, यही आंसर हो गया। बाकी किसी में तो इज सिंगिंग लिखा नहीं है, इसी में लिखा, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको सिलेक्ट करने में और मिटाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, आंसर पता करने में नहीं। फिर हमने लिखा कैन ही कंप्लीट द जॉब इन 3 वीक्स। अब कैन कंप्लीट लिखा हुआ है, एक्टिव फॉर्म है वर्ब की, तो जब हम मॉडल के साथ किसी वर्ब का पैसिव बनाते हैं तो बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा कैन द जॉब बी कंप्लीटेड। अब कैन द जॉब बी कंप्लीटेड, ध्यान से देखो, इसी ऑप्शन में लिखा हुआ है, और तो किसी में लिखा ही नहीं है, तो बस यही आंसर है, बाकी सब गलत है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ग्रिड फेलियर ब्रिंग्स 500 ट्रेन्स टू हाल्ट। अब ये वर्ब हमने लिखी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अभी जो ब्रिंग्स हमने लिखी है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है एक्टिव वॉइस में। जब पैसिव बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आर ब्रॉट लिखना पड़ेगा। आर ब्रॉट इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लिखने पड़ते हैं ना, आर ब्रॉट इसी ऑप्शन में लिखा हुआ है, बाकी किसी में तो लिखे नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया, बाकी गलत। तो एक्टिव पैसिव में कुछ नहीं करना है, सिंपल बस ये देखो, जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें वर्ब एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, पता कर लिया। उसके बाद देखो, जब हम उसे चेंज करके लिखेंगे तो कौन सी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कौन से ऑप्शन में वो फॉर्म दे रखी है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जब लगे कि किसी सेंटेंस में दो ऐसी फॉर्म दे रखे हैं, तो उनमें बाकी चेंजेस जो होते हैं उनको टैली कर लो। बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें टैली करना पड़ता है। अब देखो, वॉज प्लीज पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है पैसिव वॉइस में है। पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव बनाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लीज लिखनी पड़ेगी। एक ही ऑप्शन है जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख रखा प्लीज, यही ऑप्शन आंसर हो गया। भाई इसमें हैज प्लीज लिखा प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें विल प्लीज लिखा, इसमें प्लीज लिखा, तो सारे टेंस गलत हो गए। नेक्स्ट देखो, वी सॉ हर सिंगिंग एट वर्क। इसका आंसर अपने आप बताओ, इसका आंसर अपने आप बताओ। वी सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, वी सॉ हर सिंगिंग। आप देखो यहाँ पे समझना, जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है प्रोनाउन में भी और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी, कि वी कैन सी पर्सन नॉट एक्शन, कि हम पर्सन को देख सकते हैं एक्शन को नहीं। तो इसका मतलब ये जो हर हमने लिखा ना, ये डिटर्मिनर नहीं है पॉजेसिव केस का, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। शी का ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है। सिंगिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जेरेंड नहीं है। अगर सिंगिंग जेरेंड होता तो हर डिटर्मिनर हो जाता। तो हम पैसिव बनाते हैं सिंगिंग को सब्जेक्ट के साथ, लेकिन चूंकि वो हमारा जेरेंड नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट हर है, तो हम इसको पैसिव बना के लिखेंगे।
तो जब हर को सब्जेक्ट बनाओगे तो हो जाएगा शी वॉज सीन, सॉ पास्ट इंडेफिनिट है ना, वॉज सीन हो जाएगा। सी वॉज सीन दो ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए, ठीक है। क्योंकि इसमें हर सिंगिंग को सब्जेक्ट बना दिया, हर सिंगिंग ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो केवल हर है, हम पर्सन को देख सकते हैं, एक्शन को तो देख ही नहीं सकते। अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि सिंगिंग जो है जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो बीइंग संग हो जाएगा, लेकिन हम सिंगिंग का पैसिव बनाए क्यों, जो सॉ का बन ही गया पैसिव। तो सॉ का तो पैसिव बन ही गया था, तो ये जो हमने सिंगिंग लिखा है इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लिखा रहने देना चाहिए था। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये आंसर हो गया। सी वॉज सीन सिंगिंग एट हर वर्क, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटी सी बातें हैं, मैं फिर से बता देता हूँ, वॉइस नरेशन कॉमन एरर्स होते हैं, जो भी हमने पीछे चैप्टर्स पढ़े ना वो सारे हमें क्लियर होने चाहिए, प्रोनाउन है, नॉन फिनाइट वर्ब है, हर एक चीज। नेक्स्ट देखो, दे विल हेल्प अस, विल हेल्प है, पैसिव बनाओगे तो विल बी हेल्प हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें विल बी हेल्प लिख रखा है, बाकी तो किसी में विल बी हेल्प लिखा नहीं है, तो जिसमें विल बी हेल्प लिखा वही आंसर हो गया, ए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमने लिखा आई वॉज आस्क्ड माई नेम, ठीक है। अब वॉज आस्क्ड लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव वॉइस का। एक्टिव बनाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ लिखा जाएगा आस्क्ड। अच्छा, जब एक्टिव बनाओगे तो अभी जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा आस्क्ड मी। अब ध्यान से देखो, आस्क्ड मी एक ही ऑप्शन में लिख रखा है, ठीक है। भाई ये जो आई है ना, पैसिव में सब्जेक्ट, एक्टिव में ऑब्जेक्ट बनेगा, और आस्क्ड वॉज आस्क्ड का आस्क्ड हो जाएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा आस्क्ड मी, एक ही ऑप्शन है जिसमें आस्क्ड में लिखा हुआ है, यही आंसर हो गया, बाकी सब गलत हो गए। नेक्स्ट देखो, कमला वॉज टोल्ड द बैड न्यूज, वॉज टोल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव वॉइस का। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव बनाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म टोल्ड लिखनी पड़ेगी, एक ही ऑप्शन में लिखी हुई, वही आंसर हो गया। भाई इसी में टोल्ड लिखा हुआ, बाकी तो किसी में टोल्ड लिखा नहीं, तो यही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, द गर्ल्स डेथ हैज ओपन्ड अ कैन ऑफ वर्म्स, कैन ऑफ वर्म्स का मतलब तो मुसीबत का पिटारा, ठीक है। अब जैसे हैज ओपन्ड हमने लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पैसिव बनाओगे तो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा, हैज बीन ओपन्ड हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें हैज बीन ओपन्ड लिखा हुआ है, वही ऑप्शन है, बाकी सारे आंसर मतलब यही ऑप्शन आंसर है, बाकी सब गलत हो गए। तो वॉइस नरेशन में तो बस वर्ब की फॉर्म टैली करते जाओ, कुछ नहीं होता इसमें, बस वर्ब की फॉर्म चेंज कर लो, बस वही हो गया आंसर। अब देखो, हमने लिखा द वुड हैव कंप्लीटेड, वुड हैव कंप्लीटेड हमने वर्ब लिख रखी है, ये वर्ब की परफेक्ट फॉर्म में हैव कंप्लीटेड, वही वुड मॉडल हो गया, और उसके साथ हमने हैव कंप्लीटेड वर्ब की परफेक्ट फॉर्म लिख दी। तो जो परफेक्ट फॉर्म की वर्ब्स होती हैं, जब उनका पैसिव बनाते हैं तो हैव के साथ में बीन लिखना पड़ता है, तो वुड हैव कंप्लीटेड का पैसिव हो जाएगा वुड हैव बीन कंप्लीटेड, वुड हैव बीन कंप्लीटेड। अब वुड हैव बीन कंप्लीटेड ध्यान से देखो, एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है इसमें, बाकी तो किसी में वुड हैव बीन कंप्लीटेड लिखा ही नहीं है, इसमें वुड भी कंप्लीटेड लिखा, इसमें वुड कंप्लीट लिखा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, डी ऑप्शन आंसर हो गया, डी। नेक्स्ट देखो, while I was on holiday my camera was stolen, was stolen पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव बनाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी स्टोल। अब इसमें स्टोल लिखी हुई है, बाकी तो किसी ऑप्शन में स्टोल लिखा ही नहीं है, ठीक है, बाकी तो किसी ऑप्शन में स्टोल नहीं लिखा, तो बाकी सारे ऑप्शन अपने आप गलत हो गए, ठीक है। चलो इसका आंसर तुम लोग अपने आप बताओ, इसका आंसर तुम लोग अपने आप ही बताओ। ये क्या हो गया, हम्म, ट्रांसपेरेंसी घटी कैसे, ये सही है। चलो 16th क्वेश्चन का आंसर तुम लोग अपने आप बताओ, क्वेश्चन 16th का आंसर बताओ।
सही है, बहुत सही है। देखो, वर्ब बीइंग एक्सपोर्टेड ये वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, पैसिव वॉइस में, उसका डूअर है ब्रिटेन। तो जब हम इस वर्ब को वॉइस चेंज करेंगे ना, तो हमें ब्रिटेन को सब्जेक्ट बना के पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखना पड़ेगा, ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग। मतलब हमें लिखना पड़ेगा ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग। ध्यान से देखें तो ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग एक ही सेंटेंस में लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर है, सी। सी कमेंट किया था तुम लोगों ने? हाँ, एक दो ने बी भी कमेंट कर दिया। पगले ही हो क्या तुम लोग? वर्ब बीइंग एक्सपोर्टेड पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ तो टेंस नहीं चेंज कर सकते ना बच्चे, वॉइस में टेंस नहीं चेंज होता, मान जाओ। उल्लू ही हो कतई। चलो इसका भी आंसर अपने आप बताओ। अरे, इस क्वेश्चन का आंसर भी अपने आप ही बताओ। डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सुन। डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सुन। चलो देखो यहाँ पे, ये इम्पेरेटिव मोड की वर्ब है और ये ट्रांसिटिव है, इसके बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब हम किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि भाई जो नेसेसरी टेस्ट है वो जल्दी करवा लो, ठीक है। तो अगर ये इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर है, तो हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी को इम्पेरेटिव सेंटेंस में इंस्ट्रक्ट या ऑर्डर करें और वर्ब हमारी ट्रांसिटिव हो, तो हमें लेट का यूज करना चाहिए, ठीक है। अब लेट का यूज इन दोनों में कर रखा है, इसमें कर रखा है, इसमें कर रखा है, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए क्योंकि इनमें लेट का यूज नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात, फिर जब हम लेट के साथ दूसरी वर्ब लिखते हैं ना, वो हमारी बेयर फॉर्म की इन्फिनिटिव होती है। तो जो बी डन हमने लिखा ना, ये इन्फिनिटिव है पैसिव वॉइस का, वर्ड डन इन्फिनिटिव नहीं होता है, ठीक है। इन्फिनिटिव वर्ब की बेस फॉर्म होती है, बी होती है बेस फॉर्म, वर्ब नहीं होती, तो ये आंसर है। तो अगर हम किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लेट ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनिटिव पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का मतलब बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये आंसर हो गया हमारा बी, लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट बी डन सून। ठीक है, उसके बाद में ये आ गया। अब इसमें देखो हमें क्या करना है। शी हैड लॉक द डोर बिफोर शी लेफ्ट। हैड लॉक्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव बनाओगे तो हैड बीन लॉक्ड हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है हैड बीन लॉक्ड वाला, बाकी किसी में हैड बीन लॉक्ड लिखा नहीं है, तो डी ऑप्शन आंसर हो गया, बाकी सब गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, ब्रेवरी एंड लॉयल्टी वर रिवॉर्डेड। वर रिवॉर्डेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डूअर किंग है, तो जब एक्टिव बनाओगे तो किंग सब्जेक्ट हो जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी रिवॉर्डेड, द किंग रिवॉर्डेड। एक ही ऑप्शन है द किंग रिवॉर्डेड वाला, यही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इस सेंटेंस में देखो हमारे पास दो वर्ब हैं, एक है रिमेंबर और एक है टेकिंग, ठीक है। रिमेंबर जो है ये मेन वर्ब है, इसका तो किसी सेंटेंस में वॉइस चेंज नहीं किया, ठीक है, तो इसे तो छोड़ ही दो। टेकिंग जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसका वॉइस चेंज किया। अब हमने पढ़ा कि अगर हम किसी वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म में हो पैसिव बनाएंगे, मतलब कोई भी वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में होती है, जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो वो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो टेकिंग का पैसिव बीइंग टेकन हो जाएगा। बीइंग टेकन एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, यही आंसर हो गया, ठीक है भाई। उसमें हैविंग बीइंग टेकन लिखा हुआ है, हैविंग के साथ वैसे ही थर्ड फॉर्म आती है, बीइंग आ नहीं सकता हैविंग के साथ, तो ये तो ऐसे ही अनग्रामेटिकली गलत हो गया। तो टेकिंग का पैसे बीइंग टेकन होगा, तो एक ही आंसर है। तो कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब हम पैसे बनाएंगे तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। अगला देखो, यू हैव टू फर्निश फिनिश। अब हैव टू फिनिश लिखा हुआ है, पैसिव बनाओगे तो हैज टू बी या हैव टू बी फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। हैज टू बी फिनिश्ड एक ही ऑप्शन में दे रखा है इसमें, बस यही आंसर हो गया, ठीक है। इतने सिंपल होते हैं। इसमें हैज टू बी पेंटेड लिख दिया, देखो फिनिश की जगह पेंटेड लिख दिया। फिनिश मेन वर्ब थी, पेंटिंग नॉन फाइनाइट वर्ब थी जेरेंड, और उसको फिनिश को गायब भी कर दिया तो मीनिंग बदल गया, तो सारे ऑप्शन अपने आप गलत हो गए। चलो भाई, अब देखो इस सेंटेंस में हमने लिखा द डीलर विल सर्विस। विल सर्विस फ्यूचर इंडेफिनिट है, पैसिव बनाओगे तो विल बी सर्विस्ड हो जाएगा। इस ऑप्शन में विल बी सर्विस लिखा हुआ है, और ध्यान से देखो तो किसी भी सेंटेंस में विल बी सर्विस लिखा नहीं है, तो वही ऑप्शन आंसर हो गया, बाकी सारे गलत हो गए। 23rd देखो,
द मैनेजर गेव अर नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब गेव वर्ब हो गई, ठीक है, और इसके दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक हर हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक नेगेटिव फीडबैक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तो कोई सब्जेक्ट बनाया नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया सब में। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, द मैनेजर जो एक्टिव में सब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट तो रह नहीं सकता, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। गिविंग अ नेगेटिव फीडबैक, ये भी गलत हो गया, क्योंकि गिविंग कोई जेरेंट तो था नहीं जिसको हम पैसिव बना लेते। इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। गेव पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव बनाओगे तो वॉज गिवन हो जाएगा। एक ही ऑप्शन में वॉज गिवन लिखा हुआ है, इसमें तो लिखा नहीं है, तो वो ऑप्शन आंसर हो गया, बाकी सब गलत हो गए। ठीक है, हरिओम। फिर हमने लिखा द जर्नल प्रेजेंटेड अ डिटेल्ड बैटल प्लान। प्रेजेंटेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव बनाओगे तो वॉज प्रेजेंटेड हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें पास्ट इंडेफिनिट वॉज प्रेजेंटेड लिखा हुआ है, बाकी तो किसी में लिखा हुआ नहीं, तो सी ऑप्शन ही आंसर हो गया हमारा। बाकी तो देखो इसमें वॉज बीइंग डन लिखा हुआ है, प्रेजेंटेड वर्ब भी गायब कर दी। ठीक है, उसके बाद देखो फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज। अब यहाँ पे देखना, ये विल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, कीप मेन वर्ब है, नेग्लेक्टिंग जो है ये जेरेंड है, ठीक है, इस कीप वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो विल यू कीप का पैसिव बनाओगे ना, तो हो जाएगा विल बी केप्ट। विल बी केप्ट हो जाएगा। विल बी केप्ट वाले अगर हम ऑप्शन देखें, इसमें तो विल ही नहीं दिख रहा, केप्ट तो दूर की बात हो गई। विल योर ड्यूटीज बी केप्ट, ये खैर लिखा हुआ है, इसमें कहीं पे नहीं लिखा हुआ, इसमें नहीं लिखा हुआ, एक ही ऑप्शन है जिसमें विल बी केप्ट लिखा हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बस छोटी छोटी बातें होती हैं वॉइस नरेशन में। लो, खत्म हो गया। तो ये जो वॉइस नरेशन है, ये जो आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए तुम लोगों के साथ में, इसके पीछे पर्पस ये था कि इन क्वेश्चंस को इस तरीके से अटेम्प्ट करना, मतलब तुक्केबाजी नहीं करनी है। जब हमने इतना डिटेल में चीजों को पढ़ा सीखा समझा है, तो उनसे हमें फायदा भी उठाना चाहिए। ठीक है, सब पढ़ने के बावजूद भी अगर हम तुक्का मारें तो क्या फायदा है। तो अब ये क्वेश्चंस जो हैं जिस तरीके से समझाए गए, इसी तरीके से अपने डिस्कस कर, इसी तरीके से अपना प्रैक्टिस करना। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना, मतलब अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नेट एड पे सारे अवेलेबल होते हैं वॉइस नरेशन के क्वेश्चन, नहीं तो प्रीवियस की बुक्स में भरमार लिखे होते हैं। तो एक बार अच्छे से अपना शांत दिमाग से 100 200 300 क्वेश्चन जितने तुम कर पाओ अपने प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बाकी तो अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे कल से क्लास से। अभी 8:30 पे मैंने आज एक इवेंट लगा रखा है यूट्यूब पे, 10 मिनट ही बचे हुए हैं, तो अब तो बस उसी इवेंट पे मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को थैंक्स एवरीबॉडी, गुड नाइट। ठीक है, कल मिलते हैं, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब फिलहाल में आज के लिए सभी को बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी।